नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे SCN ग्लोबल एजुकेशन पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ एनिमल टिश्यू या जंतु तक के बारे में। तो देखिए क्या होता है जंतु टिश्यू या एनिमल टिश्यू या जंतु तक क्या होता है, ये डिस्कस करते हैं। तो देखिए ह्यूमन बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन मिलता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। तो बेसिकली टिश्यू। तो ये डेफिनेशन में क्या होगी, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए एक ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति संरचना में कार्य में समान होते हैं, ऊतक कहलाते हैं। मतलब कोशिकाओं के ऐसे समूह जो उत्पत्ति में, संरचना में और कार्य में समान होते हैं, वे ऊतक कहलाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो ये एक समान। तो देखिए ये स्ट्रक्चर और फंक्शन में एक स्पेशल बात देखिए, एक स्ट्रक्चर और फंक्शन में अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उत्पत्ति में हमेशा समान होते हैं। ये बात ध्यान कीजिए, ध्यान में रखना आप। ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में अलग अलग भी हो सकते हैं लेकिन हमेशा ओरिजिन में समान होते हैं। एग्जांपल जैसे कि हमारा बोन है और ब्लड है। बोन हार्ड कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, दोनों कनेक्टिव टिश्यू, दोनों ऊतक हैं, लेकिन ये उत्पत्ति में मीजोडर्मल हैं। इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है दोनों की, एक हार्ड है एक सॉफ्ट है। स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन अलग है। एक का काम है न्यूट्रिशन को सप्लाई करना, एक का काम है शरीर को कठोरता प्रदान करना। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं। ये स्ट्रक्चर फंक्शन में अलग अलग हैं लेकिन उत्पत्ति में कैसे हैं, ये मीजोडर्मल है। ठीक है, तो ये हमेशा स्ट्रक्चर और फंक्शन में अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हमेशा उत्पत्ति में हमेशा समान होते हैं। कोशिकाओं के इस समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक समान प्रकार की प्राइमरी जर्म लेयर से मिलकर बने होते हैं। मतलब जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब जर्म लेयर बनती हैं या जननिक स्तर बनते हैं तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों से किसी से भी मिलकर बने हो सकते हैं ये टिश्यू। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि ये एक समान प्रकार की प्राइमरी जर्म लेयर से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ये ब्लड और जैसे ब्लड और बोन दोनों संयोजी ऊतक हैं, दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं, लेकिन दोनों की संरचना में डिफरेंस है। आप देखते हो ब्लड और बोन की संरचना में बिल्कुल डिफरेंस है। बोन शरीर का सबसे कठोर ऊतक होती है, हार्डेस्ट टिश्यू और बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर का कंकाल तंत्र बनाती है, स्केलेटन सिस्टम बनाती है, जबकि ब्लड है वो तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। हमारे शरीर का सबसे कोमल या सबसे सॉफ्ट टिश्यू होता है कौन सा, ब्लड। और इसका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन सप्लाई का काम। ये पोषक पदार्थों का या अपशिष्ट पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, ये ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, पोषक पदार्थों का और अपशिष्ट पदार्थों का। तो हम क्या देखते हैं, ब्लड की संरचना अलग है बोन से, उसका कार्य अलग हुआ बोन से, बोन की संरचना हुई ब्लड से अलग और उसका कार्य भी ब्लड से अलग हुआ। हम देख रहे हैं दोनों की संरचना अलग अलग है, कार्य अलग अलग हैं लेकिन उत्पत्ति में समान है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ऊतक। दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं, दोनों की संरचना अलग अलग है, फंक्शन अलग अलग है, लेकिन इनकी उत्पत्ति मेसोडर्म से हुई है। मतलब ये उत्पत्ति में हमेशा क्या होते हैं, टिश्यू। ये कोशिकाओं के ऐसे समूह जो उत्पत्ति में समान होता है। ठीक है, उत्पत्ति में, संरचना में, कार्य में समान होते हैं। ये संरचना और कार्य में अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उत्पत्ति में हमेशा समान होते हैं। क्या कहलाते हैं, ऊतक कहलाते हैं। अब देखिए एनिमल टिश्यू शब्द का सबसे पहले उपयोग बाइचैट ने किया था। ठीक है, बाइकॉट ने किया था। एनिमल टिश्यू शब्द का सबसे पहले यूज, टिश्यू मतलब ऊतकों का अध्ययन या टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान। ठीक है, हिस्टोलॉजी टर्म मेयर ने दिया था। ठीक है, जबकि प्लांट टिश्यू टर्म का उपयोग एन ग्रू के द्वारा किया गया था। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे ये जो हमारा एनिमल टिश्यू है ये कितने प्रकार का होता है। ये फंक्शन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इट फंक्शन वी कैन डिवाइड इन 4 पार्ट्स। ठीक है, तो इसको हम कार्य के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक क्या होता है, ये इसका काम होता है सुरक्षात्मक आवरण बनाने का। ठीक है,
ये सुरक्षात्मक परत बनाता है और सुरक्षा प्रदान करता है। संयोजी ऊतक क्या होता है, शरीर के आप संरचनाओं को आपस में जोड़ता है, ठीक है, और पदार्थों के परिवहन का काम करता है, ठीक है। और मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक क्या होता है, ये हमारे शरीर को संकुचनशीलता और गतिशीलता प्रदान करता है। और तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर में तंत्रिका अवयवों का संचरण द्वारा शरीर के सभी अंगों पर नियंत्रण कर रहा है। तो देख रहे हैं हम कार्य के आधार पर ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू ये क्या होता है, 10% ऑफ अवर बॉडी वेट, हमारे शरीर का 10% भाग बनाता है। इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से हो सकती है, मीजोडर्म से हो सकती है, एंडोडर्म से हो सकती है। मतलब इसकी उत्पत्ति एक्टो, मीजो, एंडो तीनों जर्म लेयर से मिलकर बनी हो सकती है। ये तीनों प्राथमिक स्तर से मिलकर बना हो सकता है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति सिर्फ एक्टोडर्मल भी हो सकती है, सिर्फ मीजोडर्मल भी हो सकती है और सिर्फ एंडोडर्मल भी हो सकती है। मतलब एपिथेलियम ही केवल एकमात्र ऐसा ऊतक है जो तीनों जननिक स्तर या तीनों जर्म लेयर से मिलकर बना होता है, या तीनों से भी मिलकर बना हो सकता है, और सिर्फ एक्टोडर्म से भी मिलकर बना सकता है, सिर्फ मीजोडर्म से भी मिलकर बना हो सकता है, और सिर्फ एंडोडर्म से भी मिलकर बना हो सकता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि यह किससे मिलकर होता है, तीनों जर्म लेयर से मिलकर होता है, या फिर तीनों से अलग अलग भी मिलकर बना सकता है, ठीक है। इसका काम होता है सुरक्षात्मक परत बनाना, यह सुरक्षात्मक परत बनाने का कार्य करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन करने काम कर रहा है, ठीक है। इसमें रीजनरेशन की पावर होती है, पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। इसमें क्या होती है, पुनरुत्पादन की क्षमता होती है, मतलब इसकी सेल अगर डैमेज हो जाती है तो ये दोबारा अपने आप को रीजनरेट कर लेता है या दोबारा अपना निर्माण कर लेता है। ये होता है हमारा एपिथेलियम टिश्यू, 10% ऑफ आवर बॉडी वेट, ऑरिजिन बाय एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, प्रोटेक्शन लेयर और रीजनरेशन पावर, ठीक है। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू, ये संयोजी ऊतक, ये हमारे शरीर के बाहर का 30% होता है, 30% ऑफ आवर बॉडी वेट, ऑरिजिन बाय मीजोडर्म, ये उत्पत्ति में मीजोडर्मल होता है, इसका कार्य होता है संरचनाओं को आपस में जोड़ने का काम होता है और पदार्थों के परिवहन का कार्य होता है। मतलब ये न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करता है और अपशिष्ट पदार्थों का भी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। संरचनाओं को जोड़ता है आपस में, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक। पेशी ऊतक क्या होता है, हमारे शरीर के बाहर का सर्वाधिक होता है ये मस्कुलर टिश्यू। शरीर में सबसे ज़्यादा पेशियाँ होती हैं, ठीक है, उनका वजन भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 50% ऑफ आवर बॉडी वेट, हमारे शरीर के बाहर का 50% होता है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति होती है मीजोडर्मल, ये मीजोडर्मल होता है कौन सा, मस्कुलर टिश्यू, हमारे शरीर है, और इसका कार्य होता है गतिशीलता और संकुचनशीलता, मूवेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है। उत्पत्ति मीजोडर्मल से होती है, और देखो ये भी मीजोडर्म से मिलकर बना होता है। मैंने आपको पहले बताया था ब्लड के बारे में और बोन के बारे में, दोनों की उत्पत्ति किससे बताई थी मैंने, मीजोडर्म से। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है और जो मस्कुलर टिश्यू है, इनकी उत्पत्ति किससे होती है, मीजोडर्म से होती है। पहले मैंने बोन के बारे में बताया था, ये मसल है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। हमारे शरीर की अधिकांश संरचनाएँ मीजोडर्मल्स ऑरिजिन होती हैं, मीजोडर्म से अधिकतर मिलके बनी होती हैं, ठीक है। अब देखिए नर्वस टिश्यू, 10% ऑफ आवर बॉडी वेट, मतलब हमारे शरीर के बाहर का 10% बनाता है। इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्मल होती है। नर्वस टिश्यू कैसा होता है, एक्टोडर्मल होता है। इसमें पुनरुद्भवन नहीं होता है, इसमें डिजनरेशन की पावर नहीं होती। एक बार इसकी सेल्स अगर डैमेज हो गई तो वापस नहीं बनती है। इसका कार्य होता है तंत्रिका अवयवों द्वारा शरीर के अन्य अंगों पर नियंत्रण का कार्य करता है, ठीक है। नर्व इम्पल्स के द्वारा एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। देखिए जो एक्टोडर्म होती है हमारे शरीर में, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो 2 प्रकार की होती है, एक डॉर्सल प्लेट एक्टोडर्म और एक सोमेटिक प्लेट एक्टोडर्म। दोनों एक्टोडर्म इनवेरिजिनेट होती हैं और आपस में ऐसे एक ग्रुप का निर्माण करती हैं, ये खांच का, ठीक है। इन्हें बोलते हैं न्यूरल सूचर, न्यूरल क्रस्ट, ठीक है। ये भाग विलुप्त हो जाता है बीच में, आगे का भाग एंटीरियर पार्ट से ब्रेन का निर्माण होता है, पोस्टीरियर पार्ट से हमारे स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण होता है, ठीक है। एंटीरियर पार्ट से ब्रेन, पोस्टीरियर पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड। डॉर्सल और सोमेटिक प्लेट एक्टोडर्म दोनों मिलकर हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम या तंत्रिका ऊतक बनाती हैं, ठीक है। ये एक्टोडर्मल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए एपिथेलियम टिश्यू
एपिथीलियम का मतलब होता है एपी प्लस थीलियो, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है एपी प्लस थीलियो, मतलब अपॉन, एपी का मतलब अपॉन, थीलियो का मतलब होता है ग्रोथ। ऐसा ऊतक जो दूसरे ऊतकों पर वृद्धि करता है वो क्या कहलाता है? एपिथीलियम टिश्यू। एपिथीलियम टर्म किसने दिया था? रियूस ने। ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले बनने वाला ऊतक होता है हमारा एपिथीलियम टिश्यू। एपिथीलियम टिश्यू की स्पेशल फीचर क्या होता है? इसकी कोशिकाएं एक फिक्स लेयर के रूप में व्यवस्थित होती हैं, एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं, फिक्स लेयर के रूप में होती हैं। ठीक है, तो देखिए इसका एक एपिथीलियम का एक विशिष्ट लक्षण भी होता है क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन का पाया जाना एपिथीलियम का विशिष्ट लक्षण होता है। ये स्पेसिफिक फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फाउंड ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का पाया जाना एपिथेलियम का विशिष्ट लक्षण होता है। ठीक है, अब देखिए एपिथेलियम टर्म गिवन बाय रियूस। एपिथेलियम शब्द रियूस द्वारा दिया गया था। यह ऐसा ऊतक होता है जो हमेशा संयोजी ऊतक पर वृद्धि करता है, कनेक्टिव टिश्यू पर ही वृद्धि करता है। ठीक है, इसमें स्वयं की ब्लड सप्लाई नहीं होती है। मैंने आपको बताया इसमें ब्लड सप्लाई क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसकी सेल्स फिक्स लेयर के रूप में होती हैं, एक निश्चित परत के रूप में होती हैं, जिसमें आर्टरीज, वेन और कैपिलरी पेनिट्रेट नहीं कर पाती। मतलब इसमें आर्टरी, वेन और कोशिकाएं जा नहीं पाती, तो इसमें ये ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। इसमें कोई अपनी ब्लड, इसकी खुद की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। इसकी खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो ये किस पर निर्भर करता है? ये किस पर ग्रोथ करता है? ये हमेशा संयोजी ऊतक पर वृद्धि करता है। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू से अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान सबसे पहले बनने वाला ऊतक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले कौन सा टिश्यू बनता है? एपिथेलियम टिश्यू। इसकी कोशिकाएं एक निश्चित परत के रूप में होती हैं, एक फिक्स लेयर के रूप में होती हैं, जिनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस या अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होता है। इस कारण इसमें धमनी शिराएं और कोशिकाएं, केशिकाएं, आर्टरीज, वेन है, कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन का पाया जाना एपिथेलियम का विशिष्ट लक्षण है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का मिलना ही एपिथेलियम का विशिष्ट लक्षण है। इसका एक अपवाद भी है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम या संक्रमण उपकला ऊतक। यह संक्रमण उपकला ऊतक ही केवल एकमात्र ऐसा ऊतक है, एकमात्र ऐसा एपिथेलियम टिश्यू है जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं। एपिथेलियम टिश्यू, ये एपिथेलियम टिश्यू है, इसमें खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो ये हमेशा कनेक्टिव टिश्यू से अपना न्यूट्रिशन लेता है, ये हमेशा कनेक्टिव टिश्यू पर ग्रोथ करता है। ठीक है, इस एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन का पाया जाना एपिथेलियम का विशिष्ट लक्षण है। तो इसके नीचे क्या पाई जाएगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, और ये हमेशा कनेक्टिव टिश्यू पर ग्रोथ करता है। और देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है? ये नॉन लिविंग एसेलुलर होती है, मतलब निर्जीव कोशिकीय होती है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का वह भाग जो एपिथेलियल की ओर होता है उसे फाइब्रस लेमिना कहते हैं। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का वह भाग जो एपिथेलियम की ओर होता है उसे फाइब्रस लेमिना कहते हैं, और बेसमेंट मेम्ब्रेन का वह भाग जो कनेक्टिव टिश्यू की ओर होता है उसे बेसल लेमिना कहते हैं। ठीक है, तो ये फाइब्रस लेमिना ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, और बेसल लेमिना म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, या फिर हाइलुरोनिक एसिड। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड को क्या बोलते हैं? हाइलुरोनिक एसिड। तो बेसल लेमिना किसकी बनी होती है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड या हाइलुरोनिक एसिड की बनी होती है, और जबकि फाइब्रस लेमिना ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन का वह भाग जो एपिथेलियम की ओर होता है वह फाइब्रस लेमिना कहलाता है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन का वह भाग जो कनेक्टिव टिश्यू की ओर होता है उसे बेसल लेमिना कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एपिथेलियम की कोशिकाएं एक फिक्स लेयर के रूप में होती हैं, पास होती हैं, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। तो इसकी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं? देखिए इसकी कोशिकाएं, एपिथेलियम की कोशिकाएं सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से विभिन्न संरचनाओं के द्वारा जुड़ी होती हैं, और वो संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे डेस्मोसोम है आपका, गैप जंक्शन है, और टाइट जंक्शन है। तो ये 3 जंक्शन हैं जिनके द्वारा कोशिकाएं, एपिथेलियम की कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि डेस्मोसोम में क्या होता है? 2 कोशिकाएं आपस में पास आती हैं, जुड़ जाती हैं एक दूसरे से, और एक बटन के समान संरचना बनाती हैं, जिसे हम डेस्मोसोम कहते हैं। डेस्मोसोम में क्या होता है? ये डेस्मोसोम बटन समान संरचना होती है, जिसमें से टोनोफिलामेंट मतलब प्रोटीन के फाइबर निकले होते हैं, जिन्हें टोनोफिलामेंट कहते हैं। ये पोषक या न्यूट्रिशन, अपशिष्ट पदार्थ आदि का ट्रांसपोर्टेशन काम करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टोनोफिलामेंट, इसको बोलते हैं डेस्मोसोम, और ये जुड़ना क्या कहलाता है? डेस्मोसोम। ठीक है, अब देखिए गैप जंक्शन में 2 कोशिकाएं आती हैं, आपस में एक दूसरे से लूजली अटैच होती हैं। ठीक है, लूजली अटैचमेंट वाले एरिया में मिलता है, जैसे कि टिप ऑफ नोज़ है, ईयर पिन्ना है, वहाँ पे क्या होती हैं कोशिकाएं आपस में लूजली अटैच होती हैं। ठीक है, ये मूवेबिलिटी के लिए होता है।
और देखिए टाइट जंक्शन में क्या होता है, कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से टाइटली अटैच्ड होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टाइट जंक्शन और डेस्मोसोम में क्या अंतर होता है कि डेस्मोसोम नामक स्ट्रक्चर बनती है, मतलब बटन समान संरचना बनती है जिसमें से टोन ऑफ फिलामेंट निकलते होते हैं, जबकि टाइट जंक्शन में ऐसा नहीं होता। तो देखिए आज के लिए इतना ही, आज से आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।